बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सोलर से बिजली बनाने वालों के साथ हाथ हो गया। सोलर से कितने यूनिट बनाए, लेस्को के सिस्टम को कितने यूनिट भिजवाए, कंपनी मामला गोल कर गई। हजारों शहरियों के कनेक्शंस की बिलिंग ही ना हुई। राय के मुताबिक सार्फिन लेस्को को बिजली फरोख्त करने में नाकाम ठहरे। कंपनी की जानिब से 0 यूनिट्स की बुनियाद पर बिलिंग की जा रही है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यूनिट्स की बुनियाद पर बिलिंग न होने से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कंपनी के सब डिविजनल और रेवेन्यू दफातर ने सोलर पर मुंतकिल होने वाले कनेक्शंस के MCOs फीड नहीं किए। MCOs फीड न होने से सार्फिन के बिलों पर बिलिंग का स्टेटस भी तब्दील नहीं हो सका। लेस्को ने चंद माह कबल सार्फिन की सहूलत के लिए MCO की शराइत में आसानी पैदा की थी। MCO और सिक्योरिटी स्लिप्स पर दस्तखत करने के तमाम इख्तियारात SDOs के सपुर्द किए थे। SDOs की जानिब से डिविजनल दफातर से मंजूरी लेकर MCOs को फीड किया जाना था, लेकिन रेवेन्यू दफातर में फीडिंग का अमल मुकम्मल न होने से ग्रीन मीटर की बिलिंग नहीं हो सकी। अब आपको बताएं, IG पंजाब ने 12 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। मोहम्मद इमरान SSP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात, फरहान असलम को CTO फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। मकसूद लोन को SP IAB बहावलपुर रीजन तैनात कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से 12 अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मोहम्मद इमरान को SSP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात किया गया है। फरहान असलम को CTO फैसलाबाद मकसूद लोन को तब्दील करके SP IAB बहावलपुर तैनात किया गया है। सरदार मवार खान को CTO मुल्तान तैनात किया गया है। बिलाल इफ्तिखार को SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी तैनात किया गया है। फजल अहमद को SSP ऑपरेशन साउथ पंजाब मुल्तान तैनात किया गया है। मोहम्मद अजमल को SP PTS रावलपिंडी तैनात किया गया है। बीनिश फातमा को CTO रावलपिंडी तैनात किया गया है। बिलाल सुलहरी को एडिशनल SP शेखपुरा तैनात किया गया है। मोहम्मद सलीम खान को SP PHP मुल्तान तैनात किया गया है। जलील इमरान को बटालियन कमांडर 3 पंजाब कंसल्टेंसी मुल्तान तैनात किया गया है। तैमूर खान को SP CIA रावलपिंडी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा सेहत के डेली वेजेस डेंगी वर्कर्स का वाजबात की अदम अदायगी पर एहतजाज। मर्द व खवातीन वर्कर्स ने डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। वाजबात फौरी अदा करने का मुतालबा किया गया है। 3 माह के वाजबात न मिलने पर महकमा सेहत के डेली वेजेस डेंगी वर्कर्स का सबर जवाब दे गया। डेंगी वर्कर्स DG हेल्थ ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज रहे और नारेबाजी की। डेंगी वर्कर्स का कहना है कि गुज़िश्ता साल मई, जून और जुलाई में इंसदादे डेंगी मुहिम के तहत घर घर जाकर सर्वे किया। 1 साल से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद ताहाल तयशुदा वाजबात अदा नहीं किए गए। हमने जून जुलाई में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पे काम किया। हमारे वर्कर्स ने हमने एक दिन के अंदर 4 से 5 डेंगी पेशेंट जो है वो स्प्रे किए हैं। उनका प्रोसीजर किया सारा। ठीक किधर चले गए हैं जो 1 साल से प्रोसीजर हो रहा है और वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मुजाहिरीन ने कहा कि वाजबात की अदम अदायगी के बायस माशी मसाइल का सामना है। अल्लाह हुकाम नोटिस लेकर वाजबात की फौरी अदायगी यकीनी बनाए। मुश्किल से हमने काम किया हुआ है, इनके पास आए 1 साल से ज्यादा हो गया। अब इन्होंने फिर हमें 1 माह का टाइम दे दिया और इन्हें पता घर के हालात कैसे हैं। हमें सैलरी मिलेगी, हम घर का काम सारे काम कंप्लीट होकर खाना आएगा, सारा कुछ खाएंगे। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम मुंह ही देखेंगे ना, लोगों से पूछेंगे। हम इधर 3 बार आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। चीफ हेल्थ ऑफिसर वर्कर्स के 5 रुकनी की और 20 सितंबर तक वाजबात की अदायगी की यकीन दहाई करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज मौखर कर दिया। कैमरामैन अहमर अली के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। नहाजुल कुरान पंजाब सरदार की हैदर खान की मीडिया से गुफ्तगू, सवाल सुनकर क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। यूथ लीग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये इज्जत दी कि अपनी शजरकारी मुहिम का आगाज़ वो मुझे इस काबिल समझा कि पौधा लगा के उसका आगाज़ मेरे हाथों से किया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कैंपेन है जिसकी इस मुल्क को ज़रूरत है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ममालिक मुतासर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा उन मुतासरीन में शामिल है। और उस क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत थोड़ा है, जिसकी वजह से वो क्लाइमेट चेंज हो रही हैं। लेकिन अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हुकूमती लेवल पे भी और प्राइवेट लेवल पे भी जो है उसका बेहतरीन हल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो है वो लगाएं
اور اس میں منہاج یوتھ لیگ نے آج اس کا آغاز کیا، منہاج یوتھ نے۔ میں انشاءاللہ ناظم اعلیٰ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، بہت اچھے لفظوں سے انہوں نے جو ہے وہ اظہار خیال کیا میرے بارے میں بھی، اور میں انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک اچھی کمپین ہے، ملک کو اس کی ضرورت ہے جب جنگلات جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارا سسٹم پراپر اس طرح نہیں ہے کہ ہم جنگلات کی کٹائی جو چوری چھپے ہو رہی ہے اس کو پراپر طریقے سے روک سکیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ برائلر فارمرز نے شہریوں کو لوٹنا شروع کر دیا، برائلر منڈی میں سرکاری نرخ نامے کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ چکن سرکاری قیمت 594 کی بجائے اوپن مارکیٹ میں 700 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ شہر کی برائلر منڈی میں مال لانے والے فارمرز لاہوریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ منڈی سے مہنگے داموں ملنے والی برائلر مرغی اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق میسر نہیں۔ چکن کی سرکاری قیمت 594 روپے مقرر، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 700 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ زندہ برائلر مرغی 382 کی بجائے اوپن مارکیٹ میں 400 روپے سے زائد قیمت میں بیچی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ منڈی اور اوپن مارکیٹ میں برائلر مرغی کی قیمتیں بھی کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی۔ شہریوں کو گرا فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز میں کام کرنے والی آیاؤں کے فنڈز میں گھپلوں کا انکشاف ہوا۔ آیا کا ماہانہ معاوضہ 8,000 روپے مقرر ہے۔ کم ادائیگیاں کر کے بڑے پیمانے پر کرپشن کی گئی ہے کہ لاہور سمیت صوبہ بھر کے بیشتر اضلاع میں آیوں کو ماہانہ معاوضہ 8,000 کی بجائے صرف 4 یا 5,000 روپے ادا کیا جاتا رہا۔ اسکولوں کے بجٹ کی بک میں آیوں کو کم معاوضہ دیے جانے کا انکشاف ہوا۔ اسکول سربراہان کی جانب سے آیاؤں کو مکمل ادائیگیاں نہیں کی گئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز سے فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ مراسلے میں پوچھا گیا ہے کہ ہر ضلع میں ECE رومز کتنے ہیں اور کتنے اسکولوں میں آیا کام کر رہی ہیں۔ لاہور میں ارلی چائلڈ ایجوکیشن رومز کی تعداد 325 سے زائد ہے۔ لیسکو ملازمین کا موہنی روڈ پر SDO حبیب احمد کی کرپشن کے خلاف احتجاج۔ لینمینز اور میٹر ریڈرز نے دفتر کو تالے لگا کر نعرے بازی کی۔ SDO آئیروز رشوت طلب کرتا ہے، پیسے نہ دیں تو شوکاز نوٹس جاری کر دیتا ہے، مظاہرین کا الزام۔ لائن مینز اور میٹر ریڈرز کی بڑی تعداد نے دفتر کو تالے لگا کر احتجاج کیا۔ مظاہرین کی جانب سے SDO حبیب احمد کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ مظاہرین نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ SDO حبیب احمد کی کرپشن سے تنگ آ کر احتجاج کر رہے ہیں۔ SDO کی جانب سے شوکاز نوٹس کو ختم کرنے کے لیے ملازمین سے پیسے طلب کیے گئے اور پیسے نہ دینے کی صورت میں ملازمین کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ SDO نے بشیر احمد سے 3 لاکھ جبکہ احسان وکٹر سے 75,000 رشوت طلب کی۔ وقاص وارث اور ریاض کو نوکری سے نکال دیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ SDO کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کریم پر جو ہے نا طرف ٹرین آدمی ہے، پہلے لیبر انہیں ڈسکریپنسی SC صاحب ایکشن صاحب انہوں نے دیتی ہے، پھر انہوں نے انکوائری کی تھی اور یہ لیٹر کی ہے SCO نے، ایکشن نے بھی SC نے بھی ریکمنڈیشن کی تھی کہ چوری انوالو ہے، وہ تو چیف صاحب نے 4 مہینے ہو گئے تھے کوئی ایکشن نہیں تھا۔ ملزمان کو جیل سے عدالت میں لانے والی گاڑیوں کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پولیس اہلکار جیل وین کو دھکے لگاتے رہے، بار بار کوشش کے باوجود وین سٹارٹ نہ ہو سکی۔ پولیس اہلکار جیل وین کو دھکے لگانے پر مجبور ہیں۔ جیل سے ملزمان کو عدالت لانے والی گاڑیوں کی حالت بہتر نہیں ہو سکی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پولیس اہلکار جیل وین کو دھکے لگاتے رہے۔ پولیس اہلکار اطراف سے شہریوں سے گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے منت بھی کرتے رہے۔ اہلکاروں کا کہنا ہے محکمہ گاڑیوں کی حالت ٹھیک کروانے پر توجہ نہیں دے رہا۔ اب آپ کو بتائیں پائنیئرز بزنس مین گروپ کا اکیلے ہی لاہور چیمبر کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ پائنیئرز بزنس مین گروپ کسی گروپ کے ساتھ الائنس نہیں کرے گا، جبکہ پائنیئرز بزنس مین گروپ اگلے ہفتے اپنے 30 امیدواران کا اعلان کرے گا۔ پائنیئرز بزنس مین گروپ کی کور کمیٹی نے الیکشن کے لیے نام فائنل کر لیے۔ میاں انجم نثار گروپ کے ساتھ پاور شیئرنگ فارمولے پر اتفاق نہ ہو سکا۔ مزید جانیں گے شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، لاہور چیمبر کی سیاست میں آئے روز نئی ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ پائنیئر بزنس مین گروپ نے
अकेले ही लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि पायनियर बिजनेसमैन का मियां अंजम निसार ग्रुप के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इसलिए TPG के चेयरमैन अली असाम असगर की जानब से ये फैसला किया गया है कि पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में अकेले ही हिस्सा लेगा, किसी अलायंस के साथ नहीं जाएगा। और पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अगले हफ्ते अपने 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान एक बड़े जलसे में करेगा। ज़राए का ये भी बताना है कि पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप की कोर कमेटी ने इलेक्शन के लिए 30 उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो फाइनल कर लिए हैं, जो अगले हफ्ते एक बड़ा जलसे का इनेकाद करके उस जलसे में उन 30 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। पहली जश्न आज़ादी सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी स्पोर्ट्स साइकिल रैली कसूर दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह से गवर्नर हाउस पहुंच गए। गवर्नर हाउस में साइकिल रैली का इस्तकबाल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने किया। रैली की क़यादत कोच साबर अली कसूर और मैनेजर शेख आसिम कर रहे हैं, जबकि साइकिल रैली के कप्तान अल्लाह दित्ता भट्टी, दीगर साइकिलिस्ट अकबर अली फौजी, मोहम्मद शफी, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद अकरम, हबीबुल्लाह और अमजद अली के साथ पहुंचे। साइकिल रैली के शुरका आज रात गवर्नर हाउस में काम करेंगे और जुमेरात को 9 बजे सुबह शेरांवाला बाग गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे, जबकि गुजरांवाला से रैली इस्लामाबाद जाएगी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने साइकिल रैली के शुरका के लिए एक स्पोर्ट्स किट और स्पोर्ट्स साइकिल देने का ऐलान भी किया है। स्पोर्ट्स विंग के ज़ेर एहतमाम साइकिल रैली जो कसूर से चली और आज यहाँ पे गवर्नर हाउस में हमने वेलकम का, एक बहुत अच्छी कोशिश है। साबिर कसूरी साहब इनके कोच भी हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं पीपल्स स्पोर्ट्स विंग के। इनकी क़यादत में तमाम साइकिलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं और इनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि ये एक बड़े लंबे अरसे से ये इस रैली का इनेकाद कर रहे हैं। 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने इनका इस्तकबाल किया था नोडेरो में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मज़ार के अहाते में, और आज वो शहीद मोहतरमा भी वहीं पे दफन है। तो उन्हीं की सुन्नत को कायम करते हुए आज हमने इनका इस्तकबाल किया, इनको वेलकम करते हैं। और ये रैली जो है फिर आगे जाएगी मोहतरमा शहीद के मज़ार तक। वहाँ से फिर इनका प्लान है कि इन्होंने जो है वो अरेंजमेंट हो रही हैं कि इन्होंने फिर सऊदी अरेबिया तक जाना है। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर का लाहौर चैम्बर का दौरा। तहसील लेबर और वर्कर्स वेलफेयर फंड से अफसरान को बतौर फोकल पर्सन तैनात और कमेटी बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर का लाहौर चैम्बर का दौरा। लाहौर चैम्बर और महकमा लेबर का मजदूरों की फलाह के लिए मुश्तरका काम करने के आज़म का इजहार। सूबाई वज़ीर लेबर ने कहा कि पंजाब भर में मजदूरों को कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये के हुकूमती फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। पंजाब हुकूमत चाइल्ड लेबर की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 16 साल कर रही है। फैसल अयूब खोखर का मजीद कहना था कि पंजाब भर में ख़वातीन मजदूरों के बच्चों के लिए इब्तदाई तौर पर 500 डे केयर सेंटर्स बनाएंगे। फैक्ट्रियों में मजदूरों के लिए फेयर प्राइस शॉप्स बनाने का भी फैसला किया गया है। MPA मियां मरगूब अहमद का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। MS डॉक्टर शुएब असलम ने इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा करवाया। मियां मरगूब ने तिबी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म दिया। MPA मियां मरगूब अहमद ने बतौर मॉनिटरिंग इंचार्ज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया। इस मौके पर नदीम शाह, आसिम शाहिद, फवाद ज़िक्रिया, मोहम्मद हमजा और दीगर हमरा थे। MS डॉक्टर शुएब असलम ने इस्तकबाल किया और अस्पताल के हवाले से ब्रीफिंग दी। मियां मरगूब अहमद ने एमरजेंसी और अस्पताल के तमाम वार्ड्स का मुआयना किया। MPA मलिक रियाज के ज़ेर सदारत इजलास वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के अहदेदारान के साथ मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मुबशर हुसैन, एहसन महमूद, शानजे जुबैर ने शिरकत की। मुनीर अहमद, असद भट्टी, दानिश मुनीर, ओहस अली, मोहम्मद तारिक, नोनिशा और निसार अवान, आशिक हुसैन भी शरीक हुए। अंदरूने लाहौर में मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अंदरूने लाहौर में नई सड़क की तामीर पर भी गुफ्तगू हुई। मलिक रियाज ने कहा कि अंदरूने लाहौर शहर की पहचान है, कोशिश है कि इसको मजीद बेहतर बनाएंगे। MPA तारिक गिल की ज़ेर सदारत इजलास 11 अगस्त को भूख हड़ताल के हवाले से गुफ्तगू की गई। MPA ने तमाम अक़लियतों को हड़ताल और मार्च में शिरकत की दावत दी।
MP طارق مسیح گل نے اقلیتوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اجلاس کی صدارت کی۔ پاسٹر عابد جوہن، پاسٹر عمران مسیح، جیکب سراج، ذوالفقار گل، نوید صدیق، اکرم گلزار، عمران مشتاق، جمیل بابر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ MP تمام اقلیتوں کو بھوک ہڑتال اور مارچ میں شرکت کا پیغام دیا۔ مسیحی برادری 11 اگست کو اقلیتوں کے عالمی دن پر پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کرے گی۔ طارق گل 11 اگست کو پنجاب اسمبلی کے سامنے بھوک ہڑتال کیمپ میں شرکت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر اور صدر تحریک انصاف سندھ حلیم عادل کی پریس کانفرنس۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا، ملک چلانے کے لیے اصلی اور منتخب نمائندوں کی ضرورت ہے۔ جلسہ ہوا تھا اس نے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے وہ ایک جینون نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے، اور ہم یہ دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یا ہمارا فارم 47 والا مینڈیٹ واپس کیا جائے اور یا نئے الیکشن میں جایا جائے، اور اس کے بعد جس طرح یہ فسطیت ہے، جس طرح یہ اس وقت لاقانونیت ہے، آج ہمارے 2 MPs حافظ فرز صاحب اور شیخ امتیاز صاحب کی ضمانتیں کینسل ہوئیں، اور جس طریقے سے پولیس ان کے پیچھے دوڑی، حالانکہ وہ تو دے رہے تھے گرفتاری، اور پراسیکیوٹر نے غلط حقائق بیان کر کے ان کی ضمانتیں کینسل کروائیں، کوئی 2-4 منٹ لیٹ ہوئے تو ان کی عدم پیروی پہ ضمانتیں کینسل ہو گئی۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے 3 روزہ پرفارمنگ آرٹ ورکشاپ کے اورینٹیشن سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ ٹیم بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے ڈائریکٹر پروفیسر وسیم انور، اینکر پرسن زید حسین، قاری ظفر علی سیالوی، محمد ارسلان قادری، سجاد بری، سلیم بسمل، آغا قیصر، سید مسعود بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب مانیٹرنگ ٹیم بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے کہا کہ پرفارمنگ آرٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، مگر پرفارمنگ آرٹ کی ورکشاپ بڑی اہم ہیں۔ پرفارمنگ آرٹ ایک ایسا شعبہ ہے جس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی ہمارے تعلیم کے شعبے میں یا ادروائز سوسائٹی میں۔ آپ کر کے جب بچوں کو کوئی چیز ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں اور ایسے شخصیات کو انوائٹ کرتے ہیں جن کا سوسائٹی میں بڑا امپورٹنٹ کردار رہا ہے۔ چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز پروفیسر عبدالمنان خرم نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے اساتذہ کو سکھانا ہے، اگر اساتذہ کی مثبت سوچ ہوگی تو وہ طلباء کی اصلاح کر سکیں گے۔ ان پرفارمنگ آرٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا، میں تہ دل سے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے اساتذہ کرام کی تربیت کی۔ یہ خیر ہے، اس کو پھیلنا چاہیے، بچوں کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں۔ تقریب میں پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے طلباء کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ تقریب میں آنے والے مہمانان خصوصی کو اعزازی شیلڈز سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین مہر جمیل کے ساتھ مہر علی اکبر، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں گریڈ 21 کے راشد محمود چیئرمین FBR تعینات، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے راشد محمود کو FBR کا نیا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ مزید احوال جانیں گے کلیم اختر سے۔ جی کلیم، آگاہ کیجیے گا۔ وفاقی حکومت نے سیکرٹری پاور راشد محمود لنگریال کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نیا چیئرمین مقرر کر دیا ہے، جو کہ راشد محمود پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 21 کے آفیسر ہیں۔ چیئرمین FBR مقرر ہونے سے پہلے ایک سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 10 کے تحت سیکرٹری پاور ڈویژن کے طور پر تعینات تھے۔ اب گریڈ 21 کے راشد محمود کو تبدیل کر کے بطور چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے باضابطہ طور پر جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ چیئرمین FBR کے لیے گریڈ 21 کے سینئر چند افسران کے نام زیر غور تھے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے FBR کے چیئرمین کے عہدے کے لیے راشد محمود لنگریال کا نام تجویز کیا گیا، جس کے پیش نظر اب راشد محمود کو سول سرونٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 10 کے تحت چیئرمین FBR مقرر کیا گیا ہے، جبکہ حال ہی میں امجد زبیر ٹوانا نے کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر قبل از ریٹائرمنٹ کی درخواست دی تھی، جس کے پیش نظر چند جو نام ہیں چیئرمین FBR کے لیے وہ زیر غور تھے، جس کے بعد اب باقاعدہ طور پر راشد محمود لنگریال کو چیئرمین FBR مقرر کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کلیم اختر، آپ کا بہت شکریہ۔
अस्पतालों की रिवैम्पिंग का काम सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि रिवैम्पिंग के काम पर अब तक मुस्बत नताइज सामने आए हैं। मजीद उनका क्या कहना था जान लेते हैं अजमत आवाम से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। अस्पतालों में रिवैम्पिंग का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। ना सिर्फ रिवैम्पिंग बल्कि अस्पतालों की जो डेवलपमेंट है वो भी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी सेहत अली जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले दौर में भी निगरान हुकूमत साबिक़ ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ने तकरीबन 40 अरब की लागत से ये जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू करवाए थे। मुझे बताइएगा कि जो रिवैम्पिंग का काम है अस्पतालों में जारी है, ये कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे कितना बेनिफिट मरीजों को मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में है कि पंजाब के जो टीचिंग अस्पताल हैं बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं, और इसी सिलसिले में हम लोगों ने जब लास्ट ईयर रिवैम्पिंग का प्रोग्राम शुरू किया तो तकरीबन 60 लाख स्क्वायर फीट एरिया 30 अस्पतालों को हमने ये चूज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा कोई 45 से 50 लाख स्क्वायर फीट एरिया मुकम्मल होकर हैंड ओवर हो चुका है, और जो आखिरी 10 से 12 लाख स्क्वायर फीट एरिया वो भी बिल्कुल आखिरी मराहिल में है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 31 अगस्त से 15 सितंबर के दरमियान ये वाला फेज़ ऑफ रिवैम्पिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, और जिन एरियाज़ का मैंने बताया जो हैंड ओवर हो चुके हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट सर्विस डिलीवरी के लिए यूज़ हो रहे हैं, और बहुत मस्बत फीडबैक है। अगर आप उन जाके अस्पतालों को देखें तो शायद प्राइवेट सेक्टर जितने ही अच्छे अस्पताल हैं, अब हमारे लिए चैलेंज ये है और हमारे अस्पताल इंतज़ामिया के लिए कि जितनी उस पर मेहनत हुई है, जितने उस पर पैसे लगे हैं, उनको बेस्ट यूज़ में लाया जाए। मैं अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो उसको रिवैम्पिंग का साल कहा जाएगा। जो मौजूदा फाइनेंशियल ईयर है जो 2024-25 का है, इसको मैं अस्पतालों में इम्प्रूवमेंट का साल कहूँगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जून 2025 तक हमारे अस्पताल आम शहरी के लिए बेहतर होंगे। मुझे बताएं कि एक अस्पतालों की जो करप्शन है इस पर बड़ा सख्त स्टैंड इस हुकूमत ने भी लिया हुआ है, आपकी जानिब से भी धड़ाधड़ जो हैं वो टर्मिनेशन भी सामने आ रही है। अस्पतालों के अंदर जो करप्शन है उस पर एक तो टॉलरेंस कम हो जाए, और उसकी प्रैक्टिकलिटी किस तरह जो है वो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? जी देखिए, अद्वियात जो है ना सबसे आसान तरीका है किसी भी उसके लिए जिन लोगों के मजमूम मकासद हों, चूँकि उसमें एजेंसी होती है लोगों की भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस पर बड़ा क्लियर स्टांस लिया, डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया। मैं इस वक्त बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ओवरऑल पंजाब के टीचिंग अस्पतालों में इस वक्त 80% से ज़्यादा मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं। कई जगहों पे एमरजेंसी में ये 90% से भी ऊपर नंबर होगा। किसी अस्पताल में 1-2 में छोटे मोटे मसाइल ज़रूर हो सकते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने एक तो सेंट्रल वेयर हाउस की बात की है, प्रोक्योरमेंट अस्पताल खुद करे, लेकिन उसको बेहतर जगह पे महफूज हम लोग करें और फिर सप्लाई चेन के साथ उसको अवेलेबल किया जाए। जो इन लोगों की शोहरत अच्छी नहीं थी उन सबको उनकी पोजीशन से हटाया है। पंजाब में पहली दफ़ा देखे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो एडमिन से हटाकर टीचिंग कैडर लगाया गया। इसका मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आपको मिला है, इस रिजल्ट से फ़ायदा हुआ है कोई? उसकी लॉजिक ये है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल है उसमें जो प्रोफेसर्स या क्लिनिशियंस हैं, चाहे वो एसोसिएट हैं, वो एक डिफरेंट रिस्पेक्ट मतलब उनको मिलती है अपने बाकी स्टाफ से। और हमारे एमएसएस चूंकि जनरल कैडर के होते थे तो समहाउ वो एट टाइम्स उन बड़े बड़े अस्पतालों में वो मसाइल हल नहीं कर पाते थे। उनमें बड़े अच्छे अच्छे लोग भी थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि प्रिंसिपल का वर्किंग रिलेशन अच्छा नहीं था, थोड़ा सा स्टिग्मा होता था। हम लोगों ने ये पिछले निगरान दौर से ये तजर्बा शुरू किया, 2-3 एमएस अब लगाए और अब तो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो बेसिक साइंसेज के एमएसएस को हम साथ साथ हैंड होल्ड भी कर रहे हैं, उनके मसाइल भी हल करते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। तो उससे आपने भी देखा है कि इमीडिएटली एक इम्प्रूवमेंट का माहौल बना है। जी ठीक है, अजमत अमान बहुत शुक्रिया आपका। DGLGA का मुल्तान रोड सब्ज़ाजार का दौरा, ताहिर फारूक लियाकत चौक और मरगजार कॉलोनी भी गए। रोड साइड से इमारती मलबा कूड़े के ढेर उठाने के लिए खुसूसी ऑपरेशन शुरू करने की हदायत। DGLDA ताहिर फारूक ने मुल्तान रोड तक खाड़क रोड का दौरा किया, बुलेवार्ड, सब्ज़ाजार और मरगजार रोड का भी जायजा लिया। DGLDA ने हदायत की कि वासा टीम में LWMC के साथ मिलकर छोटे नालों की डीस्लेटिंग का अमल शुरू करें। वासा, LDA और LWMC को मिलकर सफाई और मुरम्मत बहाली का काम करने के अहकाम जारी किए। LDA टीमों को मेन बुलेवार्ड, सब्ज़ाजार पर बकिया सड़क की तामीर के काम का प्रपोजल बनाने की भी हिदायत की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सब्ज़ाजार, मरगजार कॉलोनी, खाड़क नाला, मुल्तान रोड और समनाबाद में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। COMCL का DGLDA MD वासा के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सब्ज़ाजार में छोटे नालों की डिस्लेटिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया। 30 से ज़ायद ऑपरेशनल गाड़ियाँ, 200 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स ऑपरेशन क्लीन अप में हिस्सा ले रहे हैं। COMCL बाबर साहबदीन के मुताबिक सड़कों पर इमारती मलबा फेंकने वालों के खिलाफ इन्फोर्समेंट टीमों को कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। कमाल थिएटर मनामा में अदाकार सरदार कमाल मरहूम के लिए कुरान ख्वानी का अहतमाम किया गया। अदाकार शाहिद खान, आसिफ इकबाल, ताहिर नौशाद, हामिद रंगीला,
अकील हैदर ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे जैन मतनी से। जी जैन। मौजूद हूँ कमाल थिएटर मनावा में, जो कि चंद माह कबल ही शुरू हुआ, और इस जो थिएटर में अदाकार सरदार कमाल साहब ने जो है वो काम किया, और उनका आखिरी ड्रामा भी यहाँ पे था। उनके इंतकाल के बाद आज उनके लिए जो है उनके दोस्तों ने, उनके साथी फनकारों ने कुरान खानी का जो है वो एहतमाम किया। मेरे साथ इस वक्त अदाकार अकरम उदास जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने बेतहाशा काम जो है सरदार कमाल साहब के साथ किया। बहुत दोस्ताना था अकरम उदास साहब आपका सरदार कमाल साहब से, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? जाने वाला तो चला गया, लेकिन यादें जो हैं वो रह जाती हैं। जाने वाला तो चला जाता है, जो पीछे छोड़ जाता है उनकी यादें हैं, उनकी वो फीलिंग अगर वो समझे तो हो सकता है। उसके बस में तो ये तो उसके बस में नहीं होता। कौन दुनिया में आके जाने की बात कर, बस सच तो ये है कि जो आया दुनिया में उसने जाना ही है। तो हमारे लिए वो एक अकेडमी का दर्जा रखते थे। हमने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ अब पाया अपने आप को कि यार ये हम भी कभी ऐसा करेंगे, हम भी कभी ऐसा करेंगे। वो एक अकेडमी थे, हम अभी सीख रहे थे उनसे, कुछ सीख चुके थे। तो वो हमारे तो बहुत सीनियर थे, बड़े थे, हमारे बड़े भाइयों की तरह थे। वो जिससे भी प्यार करते थे ऐसा ही लगता था, अपनापन नजर आता था। उसकी बाद में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि वो देखने में लगे या उसके प्यार करने से लगे कि यार ये 2 नंबरी है, यहाँ बंदे का पता चलता। ठीक है जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।